यासिर अपनी कार में ब्राउन ग्लासेस सियाह आंखों पर लगाए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। आज इसे एक यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करना था, जिसके लिए वो घर से ही सीधा यूनिवर्सिटी निकला था। पीछे इसके खास आदमियों की दो जीप्स थी। मतलूबा यूनिवर्सिटी पहुंचते यासिर ने सियाह शूज में कैद पैर बाहर रखे और मगरूराना चाल चलता आगे कदम बढ़ाने लगा। इसका सेक्रेटरी और गार्ड्स अपने बॉस के हम कदम भागते हुए तलबा के रैली को दूर करते बढ़ रहे थे। तमाम तलबा यासर शाजिम दाऊद की यूनिवर्सिटी में आमद के लिए काफ़ी पुरजोश थे। आज की यूथ में यासर वो वाहिद हुक्मरान था जिसे सब पसंद करते थे, और करता भी क्यों ना। इसने अपनी ज़ात की गंदगी को मुआशरे पर हावी नहीं होने दिया था। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर स्टाफ प्रोफेसर्स की मौजूदगी में यासर को खूबसूरत बुके के साथ रिसीव करते अंदर आने की दावत दे चुके थे। हर तरफ यासर और इसकी पार्टी के नाम के नारे गूंज रहे थे। यूनिवर्सिटी हॉल में रखी गई यूथ की तालीम और टेक्नोलॉजी के हवाले से इस तकरीब में यासिर शाजिम दाऊद की आमद ने वहाँ ईद का समा बनाया हुआ था। कई ख़वातीन तलबा ही नहीं बल्कि नौजवान ख़वातीन प्रोफेसर्स भी यासिर की पर्सनालिटी पर बुरी तरह फ़िदा हुई थी। इन्हें तो ये नौजवान सोशल मीडिया पर ही देखने को मिलता था, और बिलाशुबा यासिर तस्वीरों से ज़्यादा हुस्न हकीकत में रखता था। वो मौजूद हर शख्स ने इस बात का इतराफ़ किया था। यार कितना हैंडसम है ये। हुजूम में खड़ी एक तलबा ने अपनी दोस्त से कहा, ये मुझसे अपनी जान भी मांग ले, मैं देने को तैयार होंगी, मगर मुझे अपना बना ले। दूसरी तलबा ने जवाब दिया, ही इज़ अडोरेबल एंड टू मच हैंडसम मैन, आई एम श्योर यासिर शाजिम दाऊद इज़ द मोस्ट हैंडसम मैन इन द अर्थ आई एवर सीन। एक उस्ताद प्रोफेसर ने ट्रांसी सी कैफियत में यासिर पर नजरें जमाए कहा, यार क्या पर्सनैलिटी है, और ऊपर से कामयाबी का चमकता सुनहरा लोगो। एक लड़के ने भी रश से यासिर को देखते कहा। वो मौजूद लड़कियां ही नहीं, लड़के भी यासिर को रश की निगाहों से देख रहे थे। अगर सियासतदान इन जैसा हो तो मैं ज़िंदगी ख़त्म होने तक वोट इसे ही दूंगी। एक और तलबा की सरगोशी एक लड़की की समाज से टकराई। ऐसी सरगोशियां हर तरफ उरूज पर थीं। मेरा दिल कर रहा है मैं जाकर इस बॉडी बिल्डर सियासतदान को प्रपोज कर दूं। क्या पता मेरी आंखों में उठते मोहब्बत के समंदर को देख मुझसे शादी कर लें, मुझ पर तरस खा लें। एक और लड़की दिल पर हाथ रखे बोली, ही इज़ मैरिड। इस लड़की ने अपनी दोस्त को चिपत रसीद करते कहा, 5 साल पहले दाऊद और काफिर खानदान ने मीडिया पर हनान, हद्दाद, सुबान और यासर के निकाह का ऐलान किया था। आह यार कितनी खुशकिस्मत लड़की होगी वो। जवाबन अपना बाजू सहलाते दूसरी लड़की ने कहा, निगाहें अब भी माइक के सामने स्पीच दे रहे यासिर पर थी, जो वक्तन फवक्तन मुस्कुराकर मजीद लड़कियों के दिल धड़का रहा था। अलबत्ता एक हाथ जेब में तो दूसरे हाथ से माइक थामा हुआ था। कैजुअल सी ड्रेसिंग में भी वो शख्स सफ़ेद रंगत पर बियर्ड के साथ जेल से सेट बालों में नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रहा था। ग्लासेस अलबत्ता अब वाइट शर्ट के ऊपर दो खुले बटनों के नीचे उड़सा हुआ था। खुशकस्मत इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर बैठी ब्लैक बुरखा में ब्लैक ही स्कार्फ से हिजाब किए हुए लड़की के दिल ने सोचा, क्या वो खुशकस्मत थी। नकाब से ढके चेहरे में सुनहरी आंखों में नमी लिए इशराक ने सोचा, वो यूनिवर्सिटी इस्लामी तालीमात की एक मनपसंद टीचर से मिलने यहाँ आई थी, जो इसकी यूनिवर्सिटी की टीचर थी। लेकिन यूनिवर्सिटी में इकट्ठे होते हुजूम और यासिर की आमद सुनते वो अपना इरादा तर्क करती वापस जाने के लिए व्हील चेयर घुमा ही रही थी कि यासिर की सहाराना आवाज़ सुनती वो स्टिल हुई थी। इस तरह कदम बढ़ा गई थी जहाँ हर लड़की इस पर सितम ढाने वाले की आरजू कर रही थी। कई मोती टूटकर इशराक के नकाब में जज्ब हुए। वो यहाँ अपनी एक मुलाजमा और ड्राइवर के साथ आई थी। मुलाजमा को गेट से ही वापस भेजते इशराक बिना खुद तरसी के यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। इसने मुलाजमा और ड्राइवर को इशराक की फ़ोन कॉल पर वापस इसे पिक करने का कहा था। इशराक ने एक नज़र इस बेमहर शख्स पर डालते
सरत से अपनी निगाहें झुकाई, व्हील चेयर के एक बटन को प्रेस करते यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ तयन किया। ओहो, अपाहिज हसीना। गेट की तरफ बढ़ते अय्याश दो लड़कों ने अचानक इशराक का रास्ता रोका था। इशराक जो मेन गेट पर मीडिया की अफरा तफरी देखते मेन गेट से बजाय यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड से बाहर का रास्ता तय करते मुलाजमा को फ़ोन करना चाहती थी। इस अचानक अफ्ताब पर हड़बड़ा गई। इशराक का वजूद लर्जा था। इन दोनों लड़कों में से एक इशराक के नकाब की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। इशराक करंट खाकर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का बटन प्रेस करती पीछे धकेल गई। अरे हम तो कुछ नहीं कह रहे तुम्हें, बस अपने हुस्न का दीदार करवा दो। सुना है अपाहिज लड़कियां खूबसूरत बहुत होती हैं। दूसरे लड़के ने आगे बढ़ते फौरन इशराक की व्हील चेयर को पीछे हैंडल से थामते कहा था। जाने दो मुझे, इशराक की आवाज़ का पपकाई। आज से पहले इसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज से पहले तो इशराक के नकाब को उतारने की जुर्रत सिर्फ यासिर शाजिम दाऊद ने की थी। इशराक की आंखें भीगी। यूनिवर्सिटी का ये एरिया खाली था। यहाँ तलबा की आमद ना के बराबर थी। कहाँ जाऊंगी इस व्हीलचेयर के सहारे? कहो तो हम छोड़ आए तुम्हें। गोद में उठाकर दूसरे लड़के ने इशराक के नकाब पर हाथ जमाए कहा। इशराक की कपकहाहट में मजीद इजाफा हुआ। इशराक ने पूरी हिम्मत जमा करते इस लड़के के हाथ को झटका। लड़का लड़खड़ाया। तेरी ये हिम्मत? इस लड़के ने कहते ही फौरन इशराक का नकाब उतारा। सुनहरी आंखों में मजीद सुर्खी छाई। आरिज जो नकाब को भिगो चुके थे अब भी भीगे थे। अलबत्ता सूरज की रोशनी में चमकती नोज रिंग खुशी से चमकी। वो लड़का इशराक के जबड़े को दबोचता जब इसका हाथ हवा में मुअल्लिक हुआ। इशराक ने मोतियों से तर आंखों से इस लड़के को रोकने वाले को देखा। अपनी स्पीच खत्म करते प्रिंसिपल से बगलगीर होते यासिर ने भी सेक्रेटरी और गार्ड्स के हमरा इसी रास्ते से वापसी का इरादा किया था। वजह मेन गेट पर मीडिया की आमद रफ्त थी। यासिर इस ग्राउंड के दूसरी तरफ था। अचानक नजर पड़ने पर वो हैरान सा इन लोगों की कार्रवाई इस अपाहिज लड़की के साथ देख रहा था। वो लड़के 25 साल के लगभग अमीर बाप की बिगड़ी औलाद मालूम हो रहे थे। लेकिन जैसे ही इशराक का नकाब हटा और दूर से यासिर की आंखों में सूरज की रोशनी में चमकती नोज रिंग की रोशनी उभरी। यासिर को अपने जिस्म में शरारे फूटते महसूस हुए। वो ये नोज पिन मीलों दूर से भी पहचान सकता था। हाथ की रगें तनी थी, माथे पर शिकने बड़ी थी। इशराक को नामहरम से बचाने वाला इसका महरम था यासिर शाजिम दाऊद। यासिर ने इस लड़के के हाथ को झटका और इसके मुंह पर एक के बाद एक मुक्के जड़े। गार्ड्स ने अपने बॉस को हाथापाई करते देखकर इस तरफ कदम बढ़ाए। यासिर इतनी जुर्रत में इशराक की तरफ बढ़ा था कि गार्ड्स और सेक्रेटरी यासिर को नासमझी से देखते ही रह गए थे। सेक्रेटरी ने भी हक्का बक्का यासिर के करीब जाना चाहा था। अगर कोई इस तरफ आया चीड़ दूंगा। यासिर इस लड़के के पेट पर पैर मारता धाड़ा था। गार्ड्स और सेक्रेटरी ने फौरन हड़बड़ाते कदम पीछे किए। इस लड़के के मुंह और नाक से यासिर के 2-3 पंच और एक एक से ही खून का फव्वारा फूटा था। वो लड़का निढाल और खौफ के मारे लड़खड़ाता जमीन से उठता यासिर से दूर हुआ। जब यासिर ने एक गंदी गाली बकते इस लड़के को कंधे से थामा और एक और पंच रसीद करने लगा। यासिर इस वक्त कोई बिपरा हुआ शेर मालूम हो रहा था। गार्ड्स ने अपने बॉस को इतने गुस्से में पहली दफा देखते थूक निकला था। इशराक की चेयर को थामने वाला पहचान चुका था यासिर को, लेकिन वो खुद एमएनए का बेटा था। वो क्यों डरता? कई दफा तो यासिर से इसका बाप इसके साथ मुलाकात करने यासिर के पार्टी ऑफिस जा चुका था। यार यासिर भाई, क्या हुआ? मेरा दोस्त है ये, इस लड़के ने नागवारी से कहा। अपने दोस्त को पिटता देख वो इसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। यासिर ने एक नज़र एमएनए के बेटे पर डाली और हाथ को हवा में मोहल्लिक छोड़ा। मैं एमएनए का बेटा हूँ, आमिर, और मेरा दोस्त जुबैर। आमिर ने तारुफ करवाया। यासिर सीधा खड़ा होते इशराक की तरफ पलटा। नकाब करो, यासिर धाड़ा। इशराक सटपटाई। इशराक ने यासिर की आंखों में मजीद सुर्खी देखते फौरन अपना सर झुकाया। यासिर की गुर्राहट और इस हादसे पर इशराक की कपकपाहट उरूज पर थी, जिस पर वो बमुश्किल काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और नकाब तो इससे दूर था, वो कैसे करती? इशराक की
جھکی پلکوں کو دیکھتے یاسر نے اس نقاب کو دیکھا جسے کچھ دیر پہلے کسی نامحرم نے چھوا تھا، جو گھاس پر پڑا ہوا ہوا کے دور سے مزید دور ہوا۔ یاسر نے جھکتے وہ نقاب اٹھاتے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھا اور اشراق کی تھوڑی کو تھاما اور سکارف سے ہی اشراق کو بنا سمجھنے کا موقع دیے اشراق کے شولڈر سے سیفٹی پن نکالتے اشراق کا نقاب کیا۔ کالی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائی، سنہری آنکھوں میں نمی دیکھتے کالی آنکھوں میں مزید سرخی چھائی۔ یاسر بھائی، یہ اپاہج مگر بے حد خوبصورت لڑکی آپ کی کون ہے جس کی وجہ سے آپ نے میرے دوست کو اتنا برا مارا؟ میں پاپا سے آپ کی شکایت کروں گا، وہ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ عابد نے اس لڑکی پر جھکے یاسر کی پشت کو دیکھتے کہا۔ اشراق کی خوبصورتی کو دیکھتے اس لڑکی کی آنکھوں میں ہوس صاف عیاں تھی۔ یاسر اس کا اندازہ اس کے لفظوں سے لگا سکتا تھا۔ بنا عامر کو دیکھے یاسر کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہری۔ اشراق نے نفرت سے یاسر کا ہاتھ جھٹکا، اسے لگا یہ شخص، اس کا محرم، اسے چھونے والے کی جان لے لے گا، مگر اپنے تعلقات کی بنا پر یاسر یک دم پرسکون ہوا۔ اشراق کو یہ بات مزید غمگین کر گئی تھی۔ یاسر کو اپنی بیوی کی عزت کی بھی پرواہ نہیں تھی، نفرت میں ہی بنی سہی، مگر وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت۔ اشراق سسکی، تمہاری اور تمہارے باپ کی ناراضگی دور کرنے میں جلد آؤں گا اور اس کا تعارف بھی میں جلد دوں گا، فی الحال جاؤ یہاں سے۔ یاسر ایک نظر اپنے جھٹکتے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا سیدھا ہوتے سخت لہجے میں بولا۔ عامر اپنے دوست کو لیتا جس کے منہ سے ابل کر خون بہہ رہا تھا وہاں سے نکلا، مگر ایک ہوس بھری نظر اشراق کے پردے والے وجود پر ڈالنا نہ بھولا۔ یہاں کیا کرنے آئی تھی تم؟ یاسر ان کے جاتے ہی اشراق کی طرف پلٹا ہوا گھرایا تھا۔ آپ سے مطلب؟ اشراق یاسر کی گراہٹ پر سہمتے ہوئے ہمت جمع کرتی بولی۔ اگر اسے اتنی فکر تھی تو یہ گراہٹ اس لڑکے کی ہوس بھری آنکھیں نکال کر جتاتا، لیکن اسے اپنے تعلقات پیارے تھے، عزت نہیں تو ایسے شخص سے کیا ڈرنا؟ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، یو بلڈی وومن۔ یاسر اشراق کا جبڑا دبوچ تھا، سنہری پانی سے لبالب آنکھیں میں دیکھتا دھاڑا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، بغیرتوں کے منہ نہیں لگتی میں۔ اشراق نے پوری ہمت سے یاسر کا ہاتھ جھٹکا، جھٹکنا چاہا مگر یاسر کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ جانتا تھا اشراق دوبارہ اس کا ہاتھ جھٹک سکتی ہے جو اسے مزید غصے سے پاگل کر دے گا، لیکن اب یہ کام اشراق کے لفظوں نے کیا تھا۔ اب تو یہ بغیرت اپنی غیرت کے منہ ضرور لگے گا۔ یاسر نے کہتے ہی اشراق کو اپنی باہوں میں اٹھائے گیٹ کا رخ کیا، اپنی قدم باہر کی سمت لیے، لمبے لمبے ڈگ بھرتا یاسر اشراق کو اپنی گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر ڈالتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ گارڈز اور سیکرٹری منہ کھولے اپنے باس کو دیکھتے رہے۔ سر، آپ کی میٹنگ ہے پولیٹیکل پارٹیز سے۔ سیکرٹری نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے یاسر کے پاس آتے ہانپتے ہوئے نظریں جھکائے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا یاسر کو اس لڑکے پر کس کی نظر برداشت نہیں تھی۔ کینسل اٹ اور رات میں MNA کے گھر میٹنگ فکس کر دینا، یاسر نے سپاٹ لفظوں میں جواب دیا۔ اوکے سر، سیکرٹری نے کہا۔ سر، گارڈز کا آپ کے ساتھ رہنا آپ کی سیکورٹی کے لیے ضروری ہے۔ سیکرٹری نے مؤدبانہ انداز میں بات مکمل کی، جبکہ اشراق بار بار سسکتی ہوئی لاک ڈور کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ یاسر نے ونڈو کا مرر نیچے کیا۔ عمران، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ یاسر نے ونڈو سے عمران کی طرف دیکھتے پوچھا۔ عمران اپنے سر کے اچانک سوال پر حیران ہوا، جبکہ اشراق بھی اب دروازہ کو چھوڑتی یاسر کو دیکھنے لگی۔ سر، ایک، عمران نے پھر مؤدبانہ انداز میں کہا۔ یاسر نے سر جذبات میں ہلایا۔ لگتا ہے ایک اور کی ضرورت ہے تمہیں؟ یاسر نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے پوچھا۔ عمران یاسر کے ہم عمر تھا۔ سر، میں تو چاہتا ہوں، سیکرٹری عمران نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ تو اپنی بیوی سے جا کر اظہار کرو، مجھے گود لینے کی کوشش مت کرو۔ یاسر نے عمران کو اس کی منحوس شرماہٹ پر گھورتے کہا۔ عمران گڑبڑایا اور فوراً پیچھے ہوا، جبکہ اشراق یاسر کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی سرخ پڑی تھی۔ آپ کو گود لے کر مجھے گود نہیں توڑوانی، اور آپ جیسی اولاد سے اچھا ہے میں دوبارہ باپ ہی نہ بنوں۔ عمران نے یاسر کی گاڑی کو زن کی سپیڈ سے دھول اڑاتے دیکھ کر بڑبڑایا، کیونکہ منہ پر بولتا تو وہ واقعی یاسر اسے دوبارہ باپ بننے کے لیے زندہ نہیں چھوڑتا۔ یہ منظر تھا میڈیکل یونیورسٹی کا، جہاں آج قندیل جازم داؤد کا پہلا دن تھا۔
सफ़ेद शलवार कमीज़ में सर पर सलीके से हम रंग दुपट्टा लिए, शानों पर लाइट ब्राउन चादर ओढ़े वो छोटी सी गुड़िया लग रही थी। सफ़ेद गुलाबी रंगत मेकअप से पाक हसीन चेहरा, गुलाबी होठ जिन पर गुलाबी लिप्स ग्लोस लगाया हुआ था, वो अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी। शोल्डर पर ब्राउन बैग की एक स्ट्रिप डाले अपनी क्लास ढूंढते इसे एकदम याद आया वो अपना मोबाइल कार में ही भूल चुकी है। वो उल्टे पैर भागती जल्दी से यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंची, सुबान को ढूंढने लगी जो इसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करता। फर्स्ट डे पर अपनी गुड़िया को बेस्ट ऑफ लक बोलता। गाड़ी दाऊद एम्पायर्स की सिमत बढ़ा गया था। कंदील निचले होंठ को दांतों में दबाए अब यूनिवर्सिटी से जरा फासले पर आते हुए इस सड़क को नासमझी से देख रही थी। अब वो घर कॉल करके कैसे ड्राइवर को बुलाएगी। कंदील ने अपना छोटा दिमाग लगाते बेतुकी बात सोची कि इतने में एक ब्लैक कार ने जन से सुबह सर्दी के मौसम में परी फवार के छींटे खंदील के सफ़ेद शलवार पर उड़ाते इसे दागदार किया था। खंदील एकदम जैसे होश में आई थी। अंधे इंसान कार लेते क्यों है जब चलाने की ही अकल नहीं। खंदील अपनी ऊपर कीचड़ की पड़ी छींटों को देखते चीखी। कार एकदम से रुकी और फिर रिवर्स में खंदील के सामने आती अपनी चमचमाहट के साथ सुतून हुई थी। इस सानिये में दोबारा कुछ कीचड़ उछलकर खंदील के कपड़ों की जीनत बनी। खंदील मजीद गुस्से से खुद पर जब्त कर बैठी थी। कार के रुकते ही ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहने वाइट ही जॉगर्स में मुक़य्यद पैरों में वो शख्स कार का दरवाज़ा बंद करता, दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करता कार से टेक लगा गया। सुनहरी आंखों ने खंदील का सर से पैर तक मुआयना किया। इस गीले दागदार कपड़ों को देखते वो समझ गया क्योंकि मोहतरमा भड़क रही है, जबकि इस शख्स को देखते खंदील ने अपनी ब्लू स्टार आंखों की खूबसूरत पुतलियों में गुस्से से सुर्खी छाए हुए याजान आजम काफिर को देखा था। आप अंधे हैं या सड़क पर चलने वाले लोग आपके लिए बेमायनी। खंदिल गुस्से से भड़की थी। आप अंधी हैं, आपको नजर नहीं आता कि सड़क पर गाड़ियां रवा दवा होंगी तो बचकर चलें। और ये कश्मीर है, सड़कें हमेशा बरसात में गीली ही पाई जाती हैं। आप शायद नई शहरी हैं। याजान ने दो बदू कहते खंदिल को अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहा। वो गाड़ी के बस में बिल्कुल सही ड्राइविंग कर रहा था। खंदिल ही बीच सड़क से जरा फासले पर खड़ी अपनी सोचों में गुम थी। मगर जैसे मैंने साहिराए मोहब्बत में कहा था, वो औरत ही क्या जो अपनी गलती मान ले। मेरी आंखें हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बेहद खूबसूरत हैं। पूरे कश्मीर में मेरी जैसी आंखें नहीं मिलेगी आपको। और नज़र भी बाखूबी आता है, तभी चश्मे के बिना खड़ी हूँ। और मैं नई हूँ या पुरानी आपको क्या। खूब समझती हूँ मैं आप जैसे लड़कों को। पहली दफ़ा लड़की से टकराओ एंड एड्रेस पूछो, फिर मोहब्बत का इजहार करो और फिर शादी करने के लिए ब्लैकमेल करो। खंदील ने अपनी जबान के जौहर दिखाए। यजान ने मुंह खोले इस लड़की को देखा। वाकई इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। यजान की नज़रें खंदील की आंखों से ही तो नहीं हट रही थी। यजान ने इन आंखों की खूबसूरती पर खंदील की बात पर दिल से इकरार किया था, मगर ज़बान इनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक थी। यजान ने यह भी इकरार किया, फिक्र ना करें, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं कभी आपको ब्लैकमेल नहीं करूंगा। यजान ने अपनी हैरत पर काबू पाते दो बदू कहा। खंदिल का मुंह इस दफ़ा हैरत से खुला। यानी बाकी सब ये शख्स करने का इरादा रखता है। आप समझते क्या हैं खुद को। मैं तमीज़ से बात कर रही हूँ तो सर पर चढ़ रहे हैं। खंदिल दो कदम आगे होती शहादत की उंगली और अंगूठे से चुटकी बजाती बोली। यजान तो इस लड़की के तेवर ही देखकर हैरान रह गया था। आज तक किसी भी लड़की ने यजान से इस कदर रूड लहजे में बात नहीं की थी। सब लड़कियां तो इसे एक नज़र देखते फिदा हो जाती थी, और एक वाहद पीस ये लड़की थी जो यजान की पर्सनालिटी से मुतासर होना तो दूर की बात इसे गुस्से से घूर रही थी, साथ साथ अपने आग जैसे लफ्ज इस पर बरसा रही थी। यह आप तमीज़ से बात कर रही हैं, गलती आपकी, और बातें मुझे सुना रही हैं। याजान भी गुस्से से खंदिल को घूरता हुआ भड़का। वो अपने बाप की एक ना सुनने वाला सड़क पर खड़ी ब्लू स्टार आंखों वाली मोहतरमा की बातें सुन रहा था। हाय बेबी, हाउ आर यू। खंदिल कुछ कहती कि इससे पहले ही मॉडर्न सी मेकअप और पैंट
टॉप में मलबूस मिशाल डॉक्टर का ओवरऑल हाथ पर रखे अपने हैंड बैग के साथ यजान की तरफ बढ़ी थी। यजान के सीने पर हाथ रखते मिशाल ने यजान के गाल पर किस किया। कंदील की आंखें हैरत के इंतहा को पहुंची। फिर इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ तो वो अपना हाथ नीचे करती सर झटक गई। आई एम फाइन, यजान ने मिशाल की बल खाती कमर पर हाथ डालते इसके सवाल का जवाब दिया। यजान के चेहरे पर सपाट तासुरात देखते मिशाल ने यजान और फिर इस लड़की को देखा जो गुस्से से अब मुंह फेरे हुए थी। ये कौन है डार्लिंग, मिशाल ने पूछा। यजान ने बेजारी से कंधे उचकाए जबकि मिशाल के सवाल पर खंदील ने इनकी तरफ देखा। मैं वो हूँ जिसका ड्रेस आपके मियाजी ने ख़राब किया है, खंदील ने सुर्खोती नाक से फिर अपने ड्रेस को देखते गुस्से से कहा जबकि मियाजी वाली बात पर मिशाल और यजान ने एक दूसरे को देखा और फिर खंदील को देखते इनका कहकहा गूंजा। तुम्हें मैं कहाँ से शादीशुदा लगती हूँ, यू बहन जी टाइप लड़की, मिशाल ने हंसते हुए खंदील का मजाक बनाते इसकी ड्रेसिंग पर वार करते कहा। शरीफ हूँ इसीलिए आप लोगों को भी शरीफ समझ बैठी, भूल गई थी दुनिया के इस जन्नत के टुकड़े में भी कुछ जहन्नुम में भी बसते हैं और आपकी फटी उधड़ी ड्रेसिंग पर भी सॉरी गौर नहीं किया। खंदील ने इनकी बात सुनते जब्त से कहा। यजान का चेहरा भी गुस्से से सुर्ख हुआ। अगर ये लड़की शरीफों की ड्रेसिंग करती थी तो इसका ये मतलब नहीं दूसरों को बेइज्जत करे, यजान ने सोचा। जबकि मिशाल अपनी कीमती ड्रेस के बारे में फटे उधड़े अल्फाज सुनती गुस्से से पागल होने लगी। हाउ डेयर यू माइंड योर टंग, मिशाल ने गुस्से से भड़की। जस्ट शट अप, कंदिल भी दू बदू बोली। अपनी हद में रहो तुम और चलो। मिशाल इसके कपड़ों की सफाई इसे शरीफ कम मासी ज्यादा जाहिर कर रही है, क्या मुंह लग रही हो इसके, यजान ने मिशाल की कमर पर गिरफ्त करते पैसेंजर सीट पर बैठने का इशारा किया। खंदील के तन बदन में आग लगी। इससे पहले यजान मिशाल को पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोले अंदर बिठाता एकदम फ्रंट विंडो का शीशा चिकनाचूर हुआ था। यजान और मिशाल करंट खाकर पीछे हुए। यजान ने अपनी कार के फ्रंट विंडो के शीशे की खिड़कियों को उड़ता देखकर अपने सामने कार के इस पार देखा था जहां खंदील दोनों हाथों में रॉड थामे खड़ी थी। शायद नहीं, यकीनन ये कारनामा खंदील ने सर अंजाम दिया था। सड़क के किनारे पर पड़ा ये रॉड खंदील का अपना गुस्सा उतारने का हथियार लगा। अब तुम्हारी कार से तुम भी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद कम फ़कीर ज़्यादा लग रहे हो और जो चीज़ कंदील को गंदा करे इसे सही सलामत रहने का कोई हक नहीं, कंदील ने कहते ही रॉड ज़मीन पर पटकते एक कहरबार नज़र इन दोनों पर डालते अपना रुख यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ किया। यजान ने इस लड़की के अल्फाज को सुनते अपने हाथों की मिट्टियाँ जब से भींची थी। हड्डियों की कड़कड़ाहट से विशाल ने खंदील की पुछ से नजरें हटाते यजान के हाथों को देखा जिन पर हरी मर्दाना वेंस आया हो वही थी। यजान का चेहरा खतरनाक हद तक सख्त हुआ था। यजान, मिशाल ने यजान के फूले शर्ट से साफ आया होते मसल्स पर हाथ रखते कुछ कहना चाहा मगर यजान ने सरहद से इसकी बात काटते हाथ झटके थे। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाउ डेयर शी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप तक पहुंचने की, मेरी कार का हशर बिगाड़ने की। इसे अपने लफ्ज़ों की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यजान की धाड़ पर मिशाल को अपने कानों के पर्दे फटते महसूस हुए जबकि दूर खड़े यूनिवर्सिटी के चौकीदार और वहाँ खड़े कुछ स्टूडेंट्स ने भी यजान को हैरत से देखा। वो यहाँ मिशाल को इसके कहने पर क्लासेस बंक करते पिक करने आया था और गलती इसकी ज़रा सी भी नहीं थी मगर इस लड़की ने यजान को ही अपनी ज़बान से नहीं यजान के बाप तक पहुँचते इसकी मोहब्बत कार को भी जख्मी किया था। यजान को गुस्से से अपनी दिमाग की शरियाने पड़ती महसूस हुई। यजान ने जब से मुठ्ठियाँ भींच ली। फराज आज बेंटली में सवार फाइटर क्लब पहुंचा था। फराज की आज फाइटिंग थी। वो क्लब के अपने रूम में आता चेंज कर चुका था। अब इसके कुशादा सीने पर सिर्फ ब्लैक वेस्केट थी। वो वेस्ट और ट्राउज़र में मलबूस था जिससे फराज के फूले हुए मसल्स और कट साफ नजर आ रहे थे। फराज माथे पर बिखरे बालों को पीछे करता अपने कमरे से बाहर राहदारी को अबूर करता सीढ़ियाँ उतरता नीचे की सिमत कदम बढ़ा रहा था जब इसकी नज़र दूसरे मंजिल की मिरर वॉल विंडो से गार्डन एरिया में
सेल्फी लेते एक वजूद पर पड़ी। फराज की सियाह आंखों में नागवारियत साफ उभरी। वो जो वजूद सिन्फ नाजुक था, दुबली पतली, हद दर्जा बेहतरीन जसामत की मालिक, ब्लैक जीन्स और ग्रे शर्ट में मलबूस, बालों को पुछ से बिखेरे, सुरमई आंखों पर गहरा काला काजल लगाए, होठों को लाइट ब्राउन शेड लिपस्टिक से सजाए। जिन्ना आजिम काफिर फाइटिंग क्लब में मौजूद लड़कों की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। फराज के माथे पर बेतहाशा बल पड़े। इसका सरापा साफ नहीं तो कपड़ों में आया था। फराज ने सीढ़ियां और राहदरी को लंबे लंबे डग भरते अबूर किया। एक नज़र जिन्ना को देख रहे अपने नए स्टूडेंट पर डालते, जो फराज की सर्द नज़रों और तनी हुई रगों को देखते हड़बड़ाकर फौरन अपना रुख तब्दील कर गए। फराज जिन्ना की पुष्प पर माथे पर बल लिए खड़ा हुआ। से चीज़ अपने पुष्प पर फराज को अपने आईफोन के फ्रंट कैमरा में देखती जिन्ना अपनी मुस्कुराहट दबाती गोया हुई। फराज ने तो चीज़ नहीं कहा, ना ही जिन्ना को सेल्फी लेने दी। अपना हाथ बढ़ाते फराज ने जिन्ना के हाथ से इसका मोबाइल झपटते इसका रुख सीधा किया। काली आंखें एक पल के लिए सुरमई आंखों में देखती मबहूत हुई, मगर दूसरे ही पल फराज ने जिन्ना की कलाई थामते जिन्ना को लिए फाइटिंग क्लब के पिछले हिस्से से, जहां कैमरों की पोजीशंस ऊंची थी, इमारत के नीचे बेसमेंट की तरफ कदम बढ़ाए, जहां इस वक्त कोई भी मौजूद ना था। फराज ने बेसमेंट का दरवाज़ा बंद करते सीढ़ियां अबूर करते फराज ने बेसमेंट के अंधेरे को दूर करते लाइट ऑन की और जिन्ना को अपने सामने करते इसकी कलाई आज़ाद की। जिन्ना इस देव की गिरफ्त में अपनी कलाई को टूटता महसूस करती इसे मसलने लगी, मगर शिकवा कुना निगाहें फराज पर डालना नहीं बोली थी। तुम पागल इंसान, क्या मेरे हाथ तोड़ोगे? जिन्ना ने फराज के तने नकोश को देखते कहा। हाथ नहीं, हड्डियां भी तोड़ दूंगा। दोबारा यहाँ नजर आई तुम? फराज गुर्राया। आऊंगी, क्या करोगे? जिन्ना ने दुबदु कहा। मैं एक फाइटर हूँ और फाइटर जब गुस्से में आ जाए तो वो पागल बन जाता है, और पागल सिन्फ नाजुक को भी जान से मार सकता है। फराज इस दफ़ा एक नज़र जिन्हा को देखते रुख मोड़ कर गोया हुआ। फराज का एक नज़र खुद को देखना जल खड़ी जिन्हा को इसके अल्फाजों से ज़्यादा आग लगा गया। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई थी फराज, जिन्हा ने शिकवे से कहा। मैंने नहीं बोला मेरे लिए आओ यहाँ, फराज ने दोनों हाथ ट्राउज़र की जेब में उड़ासते कहा था। तुम बोलते ही कहाँ हो मुझसे? जिन्हा फराज के सामने आती सुरमई आंखों में नमी लिए बोली। तुमसे ताल्लुक़ क्या है मेरा जो मैं तुमसे बात करूं? फराज ने अपनी सियाह आंखें जिन्हा की आंखों में गाड़ते कहा। मेरा क्या ताल्लुक़ है तुमसे? तुम पूछ रहे हो? किससे झूठ बोल रहे हो, मुझसे या खुद से? जिन्ना दो कदम आगे होती फराज की वेस्ट को मुट्ठियों में दबोचती चीखी। फराज ने जिन्ना के हाथ को अपनी गिरफ्त में लेते नफरत से दूर झटका। मेरे दोबारा करीब मत आना जिन्ना आजम काफिर, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। फराज अछूत की तरह जिन्ना से दूर होते गुर्राया। मेरा नाम जिन्ना फराज दाऊद है, क्या अपने नाम को भी नहीं पहचानते? जिन्ना तंजिया मुस्कुराती बोली। फराज ने सियाह आंखों में गैज़ और गज़ब ली बंद करते आंखें को वाह किया। कैसे भूल सकता हूँ वो मनहूस दिन? फराज ने भी तंजिया मुस्कुराते कहा। जिन्ना का दिल कुर्सियों में टूटा। तुम दाऊद्स बहुत बेरहम हो। तुम्हारे सीने में गोश्त का नरम लोथड़ा नहीं पत्थर है। जिन्ना के आरिस भीगे थे। तो क्यों इस बेरहम दाऊद के पत्थर पर अपना सर मार रही हूँ? फराज ने नजरें फेरते सोफे की तरफ कदम बढ़ाए थे। मुझे लगता था तुम एक दिन मेरी मोहब्बत समझोगे, तुम सुबान और यासिर भाई जैसे नहीं निकलोगे। जिन्ना ने सिसकी भरते कहा। इशारा मुक़द्दस और इशराक से 5 सालों तक दस्तबरदारी रहने का था। मैं इन जैसा ही हूँ क्योंकि मैं इनका ही भाई हूँ। और हो गई गलतफहमी दूर, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फराज ने सोफे पर बैठते इत्मीनान से कहा। ये काफिर्स कभी दाऊद को अच्छा बोल जाए। फराज ने सर झटका। इनको एक्सप्लेन करना मतलब भैंस के आगे बीन बचाने के मुतरादिफ है। मैं मुक़द्दस और इशराक नहीं हूँ जो चुपचाप इंतज़ार की सूली पर लटती अपने शोहर से दूर रहे। मैं जिन्ना फराज दाऊद हूँ, अपने शोहर के तब तक करीब आऊँगी जब जब मेरा दिल चाहेगा। मैं वो शहज़ादी नहीं जो अपने शहज़ादे के पेश कदमी में अपना दिल, जज्बात, एहसासात को शर्म व हया का नाम देती सुला दो। मैं वो हूँ जो अपने दिल, जज्बात और एहसासात की सुनते अपना हक वसूल करूँगी जब तक तुम मुझे अपने ख़ानदान और दुनिया के सामने डंके की चोट पर
अपना नहीं लेते। मुझे ऐसा करने से फराज दाऊद भी नहीं रोक सकता, समझे तुम? जिन्ना अपने सुर्ख पड़ते आरे साफ करते अटल लहजे में चीखी। साफ कहो, बेशरम हो, इतनी लंबी तकरीर क्यों कर रही हूँ? फराज ने लंबी सांस खींचते पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराते कहा। वो मुस्कुराते हुए बेहद प्यारा लग रहा था। जिन्ना का दिल जोर से धड़का। और रही बात तुम्हें अपनाने की, तो तुम्हारी भूल है। ये रिश्ता तुमने मुझे ब्लैकमेल करके कायम किया था, मत भूलो। और रही सुबान और यासिर भाई की बात, अगर मेरा निकाह भी तुम्हारे साथ तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग से ज़बरदस्ती के बजाय पूरे ख़ानदान और दुनिया के सामने होता, तो फराज शाजिम दाऊद तुमसे मोहब्बत भी ना करता, तो भी तुम्हें पूरे हक से डंकी की चोट पर काफिर हवेली से उठा कर लाता, चाहे तुम्हारी रजामंदी ही क्यों इसमें जाहिर ना होती। सुबान और यासिर भाई की तरह बड़ों की अकलियत में चुप ना बैठता। फराज ने आगे झुकते अपने दोनों घुटनों पर कोहनियाँ रखते थोड़ी जमाए कहा, तो ले जाओ मुझे। जिन्हा ने मध्यम लहजे में फराज की बात सुनते सर झुकाए कहा, तुमने सही से नहीं सुना। अगर तुम मेरी मोहब्बत ना होते हुए भी मेरी ख़ानदान और दुनिया के सामने बनी हुई बीवी होती, तो ज़रूर ले जाता तुम्हारी काफिर हवेली से तुम्हें, मगर तुमने तो खुद को मुझ पर ज़बरदस्ती मुसल्लित किया है। तुम्हारे लिए मेरी ज़िंदगी और हवेली में कोई जगह नहीं। फराज ने जिना के मुंह चेहरे को हिसार में लेते कहा, बीवी तो हूँ, चाहे मुसल्लत की हुई या फिर सबकी रजामंदी से क्या फ़र्क पड़ता है? जिन्ना ने फिर मदम लहजे में कहा, बहुत फ़र्क पड़ता है, मगर इन्हें जिनके ज़मीर ज़िंदा हो तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ सकता। तुम सांसें तो ले रही हो, मगर तुम जिंदा लाश हो बिना ज़मीर के, और इन सांसों से फराज शाजिम दाऊद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फराज ने अफसोस से सर नफ़ी में हिलाते कहा और पुश सोफे से लगाई। जिन्ना की सांसें इस शख्स के लिए इतनी बेमोल थी। जिन्ना ने टूटे दिल से सोचा, और अगर तुमने ये टॉपिक बंद नहीं किया, तो अभी इसी वक्त मैं तुम्हें इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। फराज ने बेजारियत से कहा, इसकी फाइटिंग थी और एक ये लड़की इसका वक्त इन फिजूल बातों में ज़ाया कर रही थी। जिन्ना को धचका लगा। भीगी पलकें उठाए अपने दिल के जालिम हुक्मरान को देखा। फराज की हमेशा कहीं बात से इसे आदी हो जाना चाहिए था। इन सालों में फराज की बात का इख्तिताम इन्हीं अल्फाज पर ही तो होता था, लेकिन वो अब तक इन लफ्ज़ों की आदी नहीं हुई थी। जिन्हा के मोती आंखों से टूट कर बेमोल हुए। जिन्हा छोटे छोटे कदम लेती फराज की तरफ कदम बढ़ा गई। फराज के बिल्कुल सामने सुर्ख चेहरा लिए खड़ी हुई। पानी। जिन्हा अपनी आंखें साफ करती फराज की बात को इग्नोर करती बोली, पानी। जिन्हा नफ़ी में सर हिलाती ना समझी से बोली, इसे सिर्फ इस वक्त पानी की प्यास लगी थी। जिन्हा की हालत के पेश नज़र फराज ने इसे सोफे पर बिठाया। जिन्हा को सांस लेने की दिक्कत हो रही थी। पानी का ग्लास जिन्हा को दिया और संजीदगी से जिन्हा को देखा। मेरी फाइटिंग है, मुझे जाना है, फराज ने जिन्हा से कहा, जो मुस्कुराती नीम बेसुध सी अपनी बाहें फैला गई। फराज ने लब पीछे जिन्हा का बाजू पकड़ते सीधा खड़ा किया। वो बमुश्किल खड़ी हुई थी। पैरों में तो अब भी जान नहीं थी, और फराज इसे गोद में लिए जिन्हा की हर बात नहीं मान सकता था। फराज जिन्हा को लिए इसी हालत में बेसमेंट से निकलता गाड़ी की तरफ बढ़ा। खुद हनूज ट्राउज़र और वेस्ट में मलबूस था। जिन्हा को पैसेंजर सीट पर नरमी से बिठाए सख्ती पथरीले तासरात चेहरे पर सजाए कायफर हवेली की तरफ रुख कर गया था। वो किसी सूरत जिन्हा को अकेले नहीं भेज सकता था, और वापसी पर इसे फाइटिंग के लिए वक्त पर पहुंचना था। अलबत्ता अब जिन्हा पुरसुकून सी फराज को मुस्कुराती निगाहों से देखती, सर सीट पर सुकून से रखती आंखें मूंद गई थी। ये शख्स इसके लिए सुकून था। यासिर की गाड़ी ने फार्म हाउस का रुख किया। ये यासिर का ज़ाती फार्म हाउस था, जहां वो अक्सर औकात आया करता था। इशराक चीखते चीखते थक चुकी थी, मगर यासिर कानों में ब्लूटूथ लगाए फुल वॉल्यूम में गाना सुनता इशराक को फरामोश कर गया था। इशराक थक कर हार कर सीट से टेक लगाए बेजारी से विंडो से बाहर देख रही थी। नकाब से चेहरा अब भी छुपा था। सुनहरी आंखों पर शबनम अफशां थी। जब सरसब्ज मैदान पर नजर पड़ते इशराक करंट खाकर सीधी हुई। फार्म हाउस को देखते इशराक ने सुनहरी आंखों से यासिर को देखा, जो ड्रेस बोर्ड पर ब्लूटूथ फेंकता अपनी सीट बेल्ट खोलता बाहर कदम बढ़ा गया था। फार्म हाउस के पोर्च में गाड़ी रोकते गार्ड्स ने गेट बंद किया था। मुलाजमीन इस फार्म हाउस की देखभाल करने के लिए हर वक्त अपने काम पर सर अंजाम रहते थे। यासिर कुछ सोचते हुए अंदर गया। इशराक ने देखा यासिर के अंदर जाते ही कुछ मर्द मुलाजम
बाहर निकले थे। यासिर भी कुछ देर बाद बाहर आता गार्ड्स को भी अपने कैबिन में जाने का हुक्म दे चुका था, जो यासिर की तरफ रुख किए खड़े थे। यासिर अब कार के पास आता दरवाज़ा खोले इशराक की सीट बेल्ट हटाता इशराक को अपनी बाहों में उठाए अंदर बढ़ा था। ये सब इतनी अचानक हुआ। इशराक हैरान व परेशान यासिर के चेहरे को यकटुक देखने लगी। हल्की बुरी बियर्ड पर घनी मूछें, अनाबी होंठ जो सिगरेट से जरा सा मध्यम पड़ रहे थे। सफ़ेद रंगत सी आंखें। इशराक ने दिल में इतराफ़ किया, वो शख्स किसी का भी दिल धड़का सकता था। इसके मगरूर नैन नकोश, इसकी पर्सनालिटी किसी को भी यासिर की तरफ मबजूल कर सकती थी। यासिर ने अचानक अपना रुख इशराक की जानिब किया। इशराक की नज़र यासिर की पेशानी के साइड पर पड़े जख्म पर गई। इशराक को अपने निकाह का दिन याद आया था। क्या कुछ था जो याद ना आया? इशराक ने नफरत से मुंह फेरा और ये अमल मुकाबिल को आग लगा गया था। यासिर अपने रूम में आते पाँव की ठोकर से दरवाज़ा लॉक करते बेड की जानिब बढ़ा था। इशराक को बेड पर बिठाते यासिर ने झटके से इशराक का नकाब ही नहीं बल्कि पूरा स्कार्फ उतारा। इशराक मुंह कले यासिर को देखती गई, जो इसका स्कार्फ उतारे सोफे पर उछाल चुका था। यासिर दूर होता बड़ी गहरी नज़रों से इशराक को देखने लगा। डीप ब्राउन एंड ब्लैक शेड के बाल, जिनकी आवारा लटें स्कार्फ खींचते पर इशराक के दूधिया हसीन चेहरे पर झूल रही थी। बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें, याकूती गुलाबी की पंखुड़ियों जैसी होंठ, मकरूर सी छोटी खड़ी नाक, जिसमें पहनी चांदी की वो गजब नोज रिंग यासिर के दिल में 5 सालों से कहर बर्पा किए हुए थी। चेहरे पर चमक, ऐसी चमक जिसे आज की दुनिया में ग्लास स्किन से शिनाख्त करते हैं, वो खूबसूरती का पैकर थी। यासिर के दिल ने इतराफ़ किया था। यासिर की नज़रें खुद पर महसूस करते इशराक छटपटाई। मेरा स्कार्फ। इशराक ने हड़बड़ाते खुद को बिना दुपट्टे के देखते बेड से उठना चाहा। बिना बैसाखी के एक पैर पर जोर देती वो मुंह के बल गिरती जब यासिर ने इसे सहारा देते वापस बेड पर बिठाया। जब चल नहीं सकती तो कोशिश क्यों करती हो? यासिर किसी हसीन मंजर से नजर हटाता बेजारियत से गोया हुआ। इशराक की आंखों में नमी ठहरी थी। चल भी आपकी वजह से नहीं सकती। इशराक ने नमी पीछे ढकेते मजबूत लहजे में यासिर की आंखों में देखते कहा। यासिर का चेहरा सपाट हुआ। मैंने नहीं कहा था अपने भाई को बचाने के लिए झांसी की रानी बनने को कूद पड़ो? यासिर ने बिना शर्मिंदा हुए कहा। नज़र फिर से इशराक की नोज रिंग पर थी। मुझे मेरी हवेली जाना है। इशराक ने फिर यासिर की बात पर जब्त करते नफरत से मुंह मोड़े कहा। यासिर के जिस्म में शरारे फूटे। पहले मुझे अपनी गैरत के मुंह तो लगने दो। यासिर अपना गुस्सा पीते इशराक के बाजू को पकड़ते अपनी तरफ चेहरा किए इशराक पर नजरें गाड़े बोला। इशराक यासिर की बात का मतलब समझती आंखें फैलाए फिर रुख फेरने लगी। जब यासिर ने बिना समझने का मौका दिए अपनी बात पर अमल करते मुस्कुराया। गैरत के मुंह लगना बेगैरत को काफ़ी खुश कर गया। कौन सी लिप ग्लॉस लगाती हो जो ये होंठ इतने मीठे हैं? यासिर मज़े से बोला। इशराक मज़ीद शर्म व तकलीफ से सुर्ख हुई थी। दोबारा मुझसे मुंह फेरा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। यासिर इशराक का मुंह दबोचे गुर्राया। यासिर का पल में तोला पल में माशा रूप देखते इशराक हैरान कुन सहम ज्यादा गई थी। यासिर की उंगलियां इशराक को अपने जबड़े में धंसती महसूस हुई। आंसू बाढ़ तोड़े रवा दवा हुए, मगर यासिर तो जैसे इन नोज रिंग को महव्वत से देख रहा था। क्या था इस नोज रिंग में जिसे देखते यासिर 5 सालों से बेचैन था? इशराक का एक आंसू यासिर के जोड़े हाथ की पुष्प पर ठहरा। यासिर को जैसे होश आया। क्यों रो रही हो? यासिर ने इशराक के चेहरे से हाथ हटाए नरमी से किसी जज्बे के तहत इशराक के आंसू अपनी उंगलियों से पुरों से चुनते इशराक ने जवाब देने के बजाय यासिर के हाथों को झटकते अपने आरिस रगड़े। यासिर का पारा फिर हाई हुआ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? नरमी से पेश आ रहा हूँ तो मुझे काट का उल्लू समझ रही हो? यासिर इशराक का बाजू दबोचे धाड़ा। आप मुझे यहाँ अपनी बात को तस्दीक देने लाए थे। दे दी तस्दीक, अब छोड़ो मुझे। इशराक सिसकते हुए बोली। यासिर के माथे पर मजीद शिकने बढ़ी। मैं मेरा स्कार्फ। इशराक अपना स्कार्फ देखती बोली थी। हाँ लाया था, वरना इतनी दूर की मसाफत क्यों तय करता? कार में भी इस बात का जवाब दे देता तुम्हें, मगर मैं चाहता था तुम्हें अच्छे से समझाऊं ताकि दोबारा अपनी जबान ना हिलाओ मेरे सामने, समझी? और शौहर हूँ तुम्हारा। स्कार्फ क्या तुम्हें हर पर्दे से आज़ाद खुद के सामने बिठा सकता हूँ और अपनी मलकियत को भरपूर नजरों गाड़े देख सकता हूँ।
इशराक की बात सुनते यासिर मुस्कुराता ज़ुमानी लहजे में गोया हुआ। याद आ गया क्या है आप मेरे याद आ गया क्या है आप मेरे मगर अफसोस बहुत देर से याद आया और अब मुझे आपसे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना। इशराक यासिर की मुस्कुराहट पर मजबूत लहजे में चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए गोया हुई। दिल अब भी यासिर के सुर्ख चेहरे को देखते सहमा हुआ था। अच्छा, अब कहाँ गई तुम्हारी नेक बख्ती? शौहर की नाराजगी से अपने अमल ज़ाया करने का डर नहीं? नामहरम को चेहरा दिखाने पर तो अल्लाह का खौफ याद आता है तुम्हें। यासिर ने इस भीगी बिल्ली को तंज के तीर बरसाते देख जवाबन बरसों पर आना तंज किया था। इशराक ने एक नज़र यासिर को देखते दूसरे पल अपना बाजू यासिर की गिरफ्त से आज़ाद करवाया और कुछ फासले कायम कर गई। यासिर ने फिर मुस्कुराते दोनों हाथ सीने पर लपेटे इशराक के अमल को गौर से देखा था। मुझे मेरा अल्लाह शौहर की बेरुखी पर, शौहर की बेवजह की नफ़रत पर बहुत से रास्ते इख्तियार करने का हक़ देता है, और जब शौहर बेबुनियाद नफ़रत करता हूँ, अपनी बीवी की इज्जत ना करता हूँ, ऐसे शौहर से दस्तबरदार ना होना मेरे वजूद को ज़ाया कर सकता है, और ये कुफरान नेमत है। इस्लाम सिर्फ औरतों को ही नहीं मर्दों को भी अपने फ़राइज़ अदा करने पर ज़ोर देता है, मगर ये बात वो मर्द समझते हैं जो इस्लाम के करीब हो, आप जैसे नहीं। इशराक ने कहते ही यासिर को जताती नज़रों से देखा। यासिर इसकी बात का मतलब समझते एक आईब्रो रेस कर गया था। मुझे लगा था तुम बहुत डरती रोती हुई बात बात पर सहम जाने वाली लड़की हो। तुम्हारे हर अंदाज से यही अंदाज़ा लगाया गया है, मगर तुमने मुझे गलत साबित किया। तुम तो लफ्ज़ों से दूसरों को रुलाने पर मजबूर कर दोगी, मगर अफसोस तुम्हारा पाला गलत आदमी से पड़ा है डार्लिंग, जिसे तुम नेक मर्द ना होने का ताना दे रही हो। अफसोस इसे नेकी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं एक सियासतदान हूँ, और अगर सियासतदान नेकी पर उतर आए तो शैतान के चेलों से इनकी नेकी बर्दाश्त नहीं होती, इन्हें कैद कर लिया जाता है। एंड यू नो वॉट, आई हेट जेल्स। यासिर ने गहरी मुस्कुराहट सजाए कहा। मगर दूसरों को जेल भेजना बहुत पसंद है आपको। इशराक ने यासिर को फिर तंज किया। यासिर का चेहरा इशराक का इशारा समझते धुआं हुआ। यासिर ने आगे होते इशराक की कमर पर हाथ लपेटे इसे अपने सीने पर गिराया। इशराक का दिल दीवारों को तोड़ते बाहर निकलने को बेताब हुआ। नजरें शर्म से झुकी। वो शर्माना नहीं चाहती थी, मगर ये अमल फितरी था। यासिर का चेहरा सुर्ख सपाट था। यासिर ने इशराक की झुकी पलकों को देखते अपने बाएं हाथ की दो उंगलियों से इशराक का चेहरा ऊपर किया। दोबारा अपने इस खबीज भाई का जिक्र मेरे सामने इनडायरेक्टली गलती से भी किया, अभी चलने के लायक नहीं हूँ, फिर बोलने के लायक भी नहीं रहोगी। यासिर इशराक की बंद आंखों को देखता गुर्राया। यासिर का लहजा इस कदर सपाट था कि इशराक की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। दिल तो पहले से ही मुकाबिल की बारो पर्सनालिटी पर सहमा हुआ था, मगर भाई के जिक्र पर इशराक ने पट से आंखें खोल ले गुस्से से यासिर को देखा, जो इसके चेहरे पर होठों के मुकाम पर झुकने वाला था, मगर यासिर इशराक की नोज रिंग को अपने लबों से छूना चाहता था। यह हसरत यासिर 5 सालों से दिल में दबाए बैठा था। इशराक ने यासिर के सीने पर दोनों हाथ रखे इसे खुद से दूर धकेला। यासिर की गिरफ्त बेखुदी में ढीली पड़ी थी। यासिर पीछे होता, मगर 2 सेकंड्स में ही खुद को संभाल गया। मेरा भाई खबीस नहीं है, समझे आप। आपकी बहन झूठी है, मक्कार है। खबरदार जो मेरे भाई को एक लफ्ज़ भी कहा तो और मेरे करीब मत आइए। मुझे आप जैसे बेगैरत शख्स से कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे मेरे घर छोड़ें। खुला के पेपर्स आपकी हवेली पहुंच जाएंगे। मैं आपको शौहर मानना तो दूर, आप पर तो थूकना भी अपनी तौहीन समझती हूँ। इशराक बैकग्राउंड से चिपकती हिजियानी अंदाज में चीखे थी। इशराक के अल्फाज अपनी बहन पर तोहमत सुनते यासिर ने जबड़ा भींचा, मगर खुला वाली बात सुनते यासिर आपे से बाहर होता। इशराक की जानिब बढ़ा। इशराक का बाजू दबोचते यासिर ने इशराक के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। इशराक औंधे मुंह बेड पर गिरी। यासिर इशराक के डीप ब्लैक एंड ब्राउन बालों को मुट्ठियों में जकड़े इसका रुख अपनी तरफ कर गया था। इशराक ने सिसकी अपने लबों को पेवस करते रोकी। मुझसे खुला लोगी? मुझ पर थूकना तो तौहीन समझती हो? अपने भाई की घटिया हरकत के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुन सकती? मेरी बहन को झूठी बोल रही हो? तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ मारा था। इस खबीस ने यासिर धाड़ा था, और इसकी धाड़ से इस कमरे का दरो दीवार लड़ते थे। वो कमरा साउंड प्रूफ था, जो खुद में यासिर की दहाड़ समोए लर्ज उठा था। इशराक को अपने सर में दर्द की टीसें उठती महसूस हुई। कानों में अलग तकलीफ हुई। तुम्हें वो सब झूठ लगता है? अगर मैं तुम्हारे नाम नेहात फरिश्ता सिफत भाई की तरह
दोगला और मुनाफिक होता तो ज़रूर तुम पर हक रखने के बावजूद तुम्हें ये बताता कि जब लड़की की इज्जत की बेहरमती की जाए तो कैसा महसूस होता है। यासिर ने अब सर्द लहजे में मध्यम सी इशराक के कान के पास सरगोशी की। इशराक ने यासिर को खौफ से देखा। इशराक की आंखों में खौफ देखते यासिर तंजिया मुस्कुराया। मगर मैं बुज़दिल नहीं जो अपनी बीवी को दुनिया की नज़रों से दूर इसके वजूद से लुत्फ़ अंदोज़ होता अपनी अना को तस्कीन दूँ। मैं जिस भी लड़की के साथ ताल्लुक़ बनाता हूँ वो इसकी रजामंदी से बनाता हूँ। यासिर ने झटके से इशराक के बालों को छोड़ते अपने कबर्ड की तरफ कदम बढ़ाए। इशराक खुद में सिमटी बेड पर खौफ से बैठी। वो जानती थी कि इसके भाई ने जुवेरिया के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, मगर ये शख्स तो बिना कसूर के, बिना तहकीक के अगर इसके भाई पर गन तान सकता था तो वो इस वक्त इशराक की इज्जत की भी धज्जियां उड़ा सकता था। जबकि इशराक अब सुनहरी आंखों में खौफ लिए इसके आखिरी जुमले पर यासिर की पुश्त को नासमझी से देख रही थी, जो कबर्ड खोलते अब एक एक करके बेहुदा नाइटीज इशराक की तरफ उछाल रहा था। वो नाइटीज बेहद कीमती थी, जिन्हें शिफा जेबतन के यासिर को अपनी तरफ अदाएं दिखाती मबजूल करती थी। एक नाइटी इशराक के बाजू पर आकर गिरी, जो सिर्फ स्ट्रिप्स पर मुश्तमिल नहायत छोटी और बेहुदा बारीक नेट की मैरून कलर की नाइटी थी। इशराक ने वहाँ नाइटीज़ के ढेर को देखते यासिर को देखा था, जो कबर्ड खाली करता इशराक को सिया आंखों से घूर रहा था। ये मेरी गर्लफ्रेंड की नाइटीज़ हैं, जिन्हें पहनकर वो मेरे करीब आती हैं और इसी बेड पर जिस पर तुम बैठी हो वो मुझे सुकून देती है। अपनी मर्जी से देखो, गौर से देखो, ये बेहुदा बेतहाशा कीमती मेरे पैसों की खरीदी हुई है। इनमें से एक भी कपड़ा फटा है? ज़रा सा भी नहीं ना। ये ही फ़र्क है तुम्हारे भाई में और मुझ में। मैं वो शैतान हूँ जो औरत के जिस्म से लुत्फ़ अंदोज़ भी होता तो इसकी मर्ज़ी से हुआ हूँ। कभी किसी लड़की के अपने पैसों से दिए हुए कपड़े नहीं उतारे, कभी इसकी खुद सुपुर्दगी में भी इसके वजूद को नहीं नोचा। और एक वो तुम्हारा सो कॉल्ड फरिश्ता सिफत पाई है, जिसे फरिश्ता कहते भी अल्लाह के पाक नूर की तौहीन है। मैं बुरा हूँ तो मैं बुरा हूँ। मैं अपने किसी अमल को छुपाता हूँ तो अपनी ज़ातियात में छुपाता हूँ, मगर तुम्हारे भाई की तरह किसी अंधेरे कमरे के कोने में अपनी शैतानियत किसी मासूम लड़की के कपड़े फाड़कर इसके वजूद को निशाना बनाए नहीं ज़ाहिर करता। या से अपने भारी भरकम हाथ का मुक्का कबर्ड पर मारते अपने भूरे बालों में उंगलियां फंसाता धाड़ा था। कबर्ड का दरवाज़ा कई दफ़ा पूरी कुव्वत से खुलता बंद हुआ था। अब हिचकियों खा रहा था। इशराक को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। इशराक बेयकीनी से यासिर को देखे कि वो जानी था। इसका शौहर जानी था। अल्लाह ने इसके नसीब में एक जानी मर्द लिखा था। या अल्लाह, वो तो अभी तक यासिर के 5 साल पुराने लफ्ज़ों के वार से नहीं निकली थी। वो शराब पीता था, झूठ वादे कर गया था, मगर इशराक ने ख्वाब में भी तसव्वुर न किया था कि इसका शौहर जानी भी होगा। इशराक ने सुनहरी आंखें बंद किए, जब से वाकई आंखों से मोती की लड़ियां बिखरे, जिनमें बेयकीनी, गम, तकलीफ की खिड़कियां वाजे थी। तो दूसरी तरफ यासिर अपने इश्तियाल को काबू करता एक लड़की के सामने इसके भाई को दरिंदा साबित कर रहा था। इस लड़की के सामने जिसने अपने भाई के बचपन से जवानी तक के हर अमल में औरतों के लिए बेपनाह इज्जत देखी थी। इशराक ने अपने बाजू पर नाइटी नफरत से दूर झटकी और दूसरी तरफ बेड से उतरी साइड टेबल का झुकते हुए सहारा लेती खड़ी हुई। यासिर खुद को पुरस्कून करने की कोशिश करता इशराक की हरकत को ही देख रहा था। चेहरा अब भी सुर्ख मगर सपाट था। मुझे मेरी हवेली जाना है, इशराक ने टूटे लफ्ज़ों में लहजा मजबूत रखते कहा। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, आंखें गुलाबी हो रही थी, गाल पर यासिर की उंगलियों के निशान थे। अपनी बातों के जवाब में इशराक की बात सुनते यासिर ने जब से मुठ्ठियां भींच ली थी। मुझे तुम्हें अपने पास बिठाकर तुम्हारी मनहूस शक्ल देखने का भी कोई शौक़ नहीं, यासिर ने सर्द लहजे में कहा। यह मनहूस शक्ल दोबारा कभी नहीं देखने को मिलेगी, इशराक ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? यासिर ने दोनों हाथ जेब में उड़ाते एक आईब्रो रेस की। मैं आपसे खुला लूँगी, मैं एक जानी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मुझे घिन आ रही है आपके जिना वजूद से, आपके हाथों से जिन्होंने मुझे छुआ, आपके नाम से जुड़ा मेरा नाम मैं अपनी तौहीन समझती हूँ, जो मुझे बस दुनियावी तस्कीन दे सकता है। और इशराक आज़म काफिर अपनी तौहीन को तस्कीन कभी नहीं बनने देगी। इशराक आग बरसाती नज़रों से यासिर को आग लगा गई। यासिर फिर खुला की बात सुनता आपे से बाहर हुआ।
لیکن اب میں تمہیں اپنی انا کی تسکین بناؤں گا. تمہیں توہین لگتا ہے نا میرا وجود؟ اب یہ وجود تمہارے وجود پر اپنی ملکیت ہر رات ضبط کرے گا. یاسر قدم اٹھاتا، اشراق کے پاس آتا، اشراق کے سامنے کھڑا ہوتا، عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا. اشراق کی بات اپنی باتوں کے جواب میں مقابل کو آگ لگا گئی تھی. اشراق نے یاسر کی آنکھوں میں دیکھا. وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ میرا نام تمہارے نام کے ساتھ تا قیامت جڑا رہے گا اور یہی میری انا کی تسکین ہوگی. اشراق یاسر داؤد. یاسر نے اشراق کی کمر پر اپنا بازو لپیٹتے اشراق کو اپنے سینے سے لگایا. اشراق بمشکل کھڑی تھی، اچانک آفت پر سٹپٹا گئی. اشراق نے دونوں ہاتھ یاسر کے سینے پر رکھتے خود کو یاسر کے سینے کا حصہ بننے سے باز رکھنا چاہا، مگر یاسر نے ایسا نہ ہونے دیا. یاسر کے دل میں ایک عجیب سا سکون برپا ہوا. اس اپاہج لڑکی کا وجود کیوں اتنی راحت دے رہا تھا، اور ایسی راحت جو آج تک یاسر کو نصیب نہ ہوئی تھی. پھر اشراق کو چھوڑا. اشراق لڑکھڑاتی بیڈ سے گری. اشراق کے پیر پر یک دم وزن پڑنے اور جھٹکا لگنے سے اشراق سسک پڑی. اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں اپنا لوں گا تو اپنی گرل فرینڈ کو چھوڑ دوں گا. وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اسے چھوڑنے سے اچھا میں دنیا چھوڑنا سمجھتا ہوں، اور نہ ہی اس میں کوئی عجیب عیب ہے. اب ایک اپاہج بدصورت لڑکی کے لیے میں اپنی پریٹی اینڈ ہاٹ گرل فرینڈ کو نہیں چھوڑ سکتا. اتنی بڑی ناانصافی نہیں کر سکتا اور نہ اپنی راتیں برباد کر سکتا ہوں. یاسر اشراق کا سکارف ایک ہی جس میں پکڑتے اسے سلیقے سے پہناتا، نقاب کر کے اشراق کی آنکھوں میں دیکھتا، مسکراہٹ سجائے بولتا. اشراق کو مزید زخمی کر گیا. تو جب ہوگا جب میں آپ کو اپنانے کا حق دوں گی. اشراق سرد لہجے میں یاسر کو باور کروا گئی. او سیریسلی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ ڈارلنگ. یاسر نے اشراق کے بات کا مذاق بناتے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور واپسی کا رخ کیا. اشراق اس بد دماغ آدمی کو گلابی پڑتی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی جو اسے شہر سے دور اس جگہ صرف اپنی بات کو تصدیق دینے کے لیے لایا تھا. مگر اشراق نے اس دفعہ نفرت سے منہ نہیں پھیرا. کہیں یاسر اسے دوبارہ اپنے کمرے میں لے جاتے پھر پاگل نہ ہو جائے. یاسر اشراق کو کار میں بٹھاتا دروازہ لاک کرتا. فون کان سے لگا گیا. وہ شاید سامنے والے کو کوئی ہدایت دے رہا تھا. اشراق چپ چاپ اپنی سیٹ سنبھالے بیٹھی رہی اور سیٹ بیلٹ خود باندھی. وہ نہیں چاہتی تھی اس کا زانی شوہر اسے دوبارہ چھوئے. وہ بس خاموشی سے حویلی پہنچ کر یاسر کا فیصلہ کرنا چاہتی تھی، جبکہ یاسر اشراق کی خاموشی کو اپنی فتح سمجھتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا. اشراق پورے راستے چپ چاپ ونڈو کے باہر برستی آنکھوں سے دیکھتی رہی. دل البتہ اللہ سے شکوہ کر رہا تھا. وہ اس آزمائش میں ڈگمگا رہی تھی، جبکہ یاسر فارم ہاؤس کے حدود کو پار کرتا خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا. اشراق کی ترچھی پشت کو وقفے وقفے سے دیکھتا رہا. بھابھی، ماں اور اشراق بھابھی تو ایسی بیہودہ لباس نہیں پہنتی. تمہیں یہ بیہودہ لباس پہننے کا شوق کیوں ہے؟ فراج کافر حویلی سے کچھ فاصلے پر بینٹلی روکتا اپنے دل میں دبے سوال کو جنا کی سماعت کر گیا تھا. یہ صرف سوال نہیں تھا، یہ فراج کا غصہ تھا. اس کی بیوی ایسے لباس پہنتی لڑکوں کی مرکز کا سبب بن رہی تھی، مگر وہ جنا کو کیوں کسی خوش فہمی میں ڈالے کہ اسے جنا کی بیہودہ ڈریسنگ شوہر بننے پر مجبور کر رہی ہے. یہ تو وہی جانتا تھا کہ وہ غصے کو کس طرح قابو کیے ہوئے تھا جب اس کے نئے شاگرد اس کی بیوی کو اپنی غلیظ نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھے. البتہ باقی اسٹاف، اسٹوڈنٹس اور ٹرینرز فراج کا اس لڑکی سے کوئی تعلق دیکھتے ہی کبھی جنا پر نظر اٹھانے کی ہمت تک نہیں کر پائے تھے. انہیں پتا تھا فراج کا ایک پنچ انہیں اندھا اور نصف سیکنڈ میں گن سے نکلی گولی انہیں جنت کی سیر کروا سکتی ہے. جنا جو آنکھیں بند کیا سیٹ سے سر ٹکائے پرسکون سی بیٹھی تھی، سرمائی آنکھوں کو واقعے وہ فراج کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا مگر سیاہ آنکھیں اب بھی سرخی مائل تھیں. وہ سمجھ نہ سکی یہ کچھ دیر پہلے غصے کے زیر اثر ہی یا جناح کی ڈریسنگ پر نئے سرے سے سرخ ہوئے ہیں. ایسے مت دیکھو مجھے. فراج ونڈو اسکرین کے باہر دیکھتا اپنے چہرے کو جناح کی آنکھوں کے حصار میں محسوس کرتا برہمی سے بولا. تم مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہوئے ایسے لباس پہننے سے روک رہے ہو؟ انڈائریکٹلی، جناح نے فراج کے دل میں جھانکتے مسکراتے ہوئے پوچھا. نہیں، بیوی ہو مگر نام اور زبردستی کی، اور میں زبردستی کے رشتوں پر حق جتانے کا قائل نہیں. فراج نے کہا. جناح کچھ نہ بولی، خاموش رہی. تم آسٹریلیا جا رہے ہو؟ جناح نے کچھ فقوے سے پوچھا تھا.
تم سے مطلب؟ فراز سمجھ گیا تھا جب تک وہ اعتراف نہیں کرتا جناح ڈریسنگ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گی، اور جناح کو خبر ہو چکی ہے کہ وہ کچھ دنوں میں آسٹریلیا ٹریننگ دینے جا رہا ہے۔ میں بھی آؤں گی آسٹریلیا، جناح نے پھر سیٹ سے پش ٹکائے کہا۔ فراز نے کرنٹ کی رفتار سے گردن جناح کی طرف گھمائی۔ ایسے مت دیکھو مجھے، جناح نے بھی فراز کی آنکھوں کو اپنے چہرے پر مرکوز محسوس کرتے شرارت سے فراز کے انداز میں ہی اپنی ہنسی چھپائے کہا۔ فراز نے رخ پھیرا۔ مجھے شوق نہیں تمہیں دیکھنے کا، اور خبردار جو میرا جینا حرام کرنے آسٹریلیا پہنچی جان سے مار دوں گا، فراز نے سخت لہجے میں جناح کو وارن کیا۔ مجھے تمہارے علاوہ کیا اور کوئی کام نہیں؟ میری فرینڈ کی شادی ہے آسٹریلیا میں کچھ دنوں میں، مجھے تو وہاں جانا ہے، جناح کے کندھے اچکاتے کہا۔ فراز نے لمبی سانس کھینچی تھی۔ تم پھر بھی نہیں جاؤ گی؟ فراز نے خود کو کہتے سنا۔ جناح نے بند مرر ونڈو کے سرے پر کونی جمائے ہاتھ پر چہرہ ٹکائے فراز کو دیکھا۔ فراز پھر جھنجھلایا۔ حق جتا رہے ہوں؟ جناح نے مسکراتے پوچھا۔ میرے لیے بھاڑ میں جاؤ، مجھے کیا، مگر مجھے یقین ہے حداد بھائی نہیں جانے دیں گے تمہیں، فراز نے بیزاریت سے خود کو کمپوز کرتے کہا۔ وہ مجھے پرمیشن دے چکے ہیں، اینڈ بائی دا وے کار اچھی ہے سبحان بھائی کی، اور تمہارے ساتھ لانگ ڈرائیو پر پرسکون سا مگر کافی مزہ آیا۔ جناح نے بات بدلی۔ فراز حداد کی پرمیشن پر حیران ہوا مگر ظاہر نہیں کیا۔ شکل دیکھی ہے، تم سے اچھا کسی ماسی کو لانگ ڈرائیو پر لے جاؤں، فراز نے جناح کا مذاق اڑایا۔ لے جاؤ، تم ماسی ہی ڈیزرو کرتے ہو اس چپراسی جیسی شکل کے ساتھ، جناح نے بھی دو بدو کہا۔ اس چپراسی سے شادی کرنے کو مرتی تھی، فراز نے آئیبرو ریز کرتے جتایا۔ اسے صدمہ ہوا، شہزادوں جیسی خوبرو چہرے کو یہ لڑکی چپراسی سے مباشرت دے رہی تھی، جبکہ فراز کی بات پر جناح کی ہنسی کو بریک لگی۔ وہ لمحہ یاد کرتے گال دیکھنے لگے۔ جناح فوراً رخ پھیر گئی۔ وہ شرمانا نہیں چاہتی تھی، وہ انتہائی کانفیڈنٹ اور بولڈ لڑکی تھی، مگر یہ شرمانا اسے خفت میں مبتلا کر رہا تھا، جبکہ جناح کا شرمانا فراز نوٹ کر چکا تھا۔ فراز کے دل میں جناح کے دہکتے گالوں کو دیکھتے ہلچل مچی۔ اس کا دل ان گالوں پر لب رکھتے انہیں مزید دہکانا چاہتا۔ اسے فراز نے ڈپٹتے ہوئے سلایا۔ فراز نے فون پر یاسر کی کال دیکھتے ناسمجھی سے کان سے لگایا۔ السلام علیکم بھائی، فراز نے چھوٹتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، کیا کر رہے ہو؟ یاسر نے پوچھا۔ اپنی بارات لے جا رہا ہوں، فراز نے ایک طنز جناح کو دیکھتے کہا۔ اچھا، تمہاری بارات کا رخ کس سمت ہے؟ یاسر نے مزید پوچھا، جبکہ فراز نے کان سے موبائل ہٹائے اسے گھورا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اماں جان کی روح آ گئی ہے کیا؟ جس سمت اس وقت آپ کا ہے، فراز نے ہنکارا بھرتے جناح کو دیکھتے بے تک انداز میں کہا۔ دلہن میرے سسرال سے تو نہیں؟ یاسر کی آواز فراز کو سنائی دی۔ فراز گڑبڑاتا فوراً سیدھا ہوا۔ کیا مطلب بھائی؟ فراز نے گڑبڑاتے پوچھا۔ نیک کے نام پر ڈکیتی کی ہوئی بینٹلی جس میں تم اپنی بارات لے نکلے ہو، اس کے پیچھے دیکھ تیرا بھائی تیری بھابھی کے ساتھ بارات میں شامل ہونے کو بے تاب ہے۔ یاسر نے کہتے ہی کال ڈسکنیکٹ کی، جبکہ فراز کو ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہوئے۔ فراز فوراً بینٹلی سے باہر نکلتا پیچھے رخ کیے کھڑا ہوا۔ یاسر کی کار کو دیکھتے فراز کے طوطے اڑے۔ اگر اس جلاد نے جناح کو اس کے ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ یاسر بھی کار کا دروازہ کھولتے دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کرتے کار سے ٹیک لگائے فراز کو ہی دیکھنے لگا، جو اس وقت ٹراؤزر اور ویسٹ میں مربوط تھا۔ بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، فراز کبھی یاسر کبھی بینٹلی کو دیکھتا بولا۔ بس رونے کی ہی کسر رہ گئی تھی۔ تیری شکل پر مذاق کرنا سوٹ نہیں کرتا، اڑانا سوٹ کرتا ہے، یاسر نے طنزیہ مسکراتے کہا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یاسر نے اپنے بھائی کے ماتھے پر ٹھنڈ میں پسینے دیکھتے پوچھا۔ فراز کو یہاں دیکھتے وہ سمجھ گیا تھا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اپنے کفن کا انتظام، فراز بڑبڑایا دل میں، مگر مقابل جیسے فراز کے دل میں بھی جھانکنا چاہتا تھا۔ کیا کہا؟ یاسر نے آئیبرو ریز کرتے پوچھا۔ فراز نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی بس ویسے ہی ڈرائیونگ کرتے کرتے آ گیا، فراز نے ایک اور جھوٹ بولا تھا۔ ایک دن ایسے ہی جنت چلتے چلتے پہنچ جاؤ گے۔ یاسر پھر باز نہ آیا۔ فراز نے منہ بسورا۔ گھر سے تو شریف کپڑوں میں نکلے ہوں گے یقیناً۔ اس حلیے میں ڈرائیونگ کرنے کا مقصد؟ یاسر کے سوال جیسے ختم ہونے پر نہیں آ رہے تھے۔ وہ فراز کو سر تپاؤں دیکھتے بولا، جبکہ فراز کی بس ہوئی۔ کپڑے اتروا لیے، آپ کی حکومت میں آپ کے چھوٹے بھائی کے
ننگا ہو گیا تھا۔ پھر آپ کی مخالف پارٹی نے ترس کھاتے دیے۔ جی پٹواری، فراز نے جل کر نعرہ لگایا۔ پٹواری کپڑے دیتے ہی اتروانے کے بعد ہیں اور اتروانے والے بھی وہی چور ہوں گے؟ یاسر فراز کی جلی ہوئی شکل دیکھتا کہا ضبط کیے بولا۔ وہ اس وقت تیش و غصے سے فارم ہاؤس سے باہر نکلتے یاسر سے مختلف تھا۔ بھائی آپ کو شرم نہیں آئی؟ داؤد کی عزت کو خاک میں ملاتے ہوئے، اپنی منقوہ کے ساتھ ڈیٹ مارتے ہوئے، ہم کیا منہ دنیا کو دکھائیں گے؟ ہاں؟ فراز یاسر کی بات کو اگنور کرتا پیشانی پر بل کھائے کمر پر لڑکا عورتوں کی طرح ہاتھ ٹکائے پوچھنے لگا۔ مقصد یاسر کا دھیان بھٹکانا تھا، لیکن یہ کوشش اسے کتنی مہنگی پڑی تھی یہ فراز کو کچھ ہی سیکنڈز میں پتا چلا، جبکہ کب سے گاڑی میں بیٹھی فراز کا انتظار کرتی اب بیزاری سی گاڑی سے باہر اتری تھی۔ یہ جو 1.25 کلو کا منہ میری سالی اور تمہاری نامحرم کے ساتھ بینٹلی میں لیے گھوم رہے ہو، یہی دکھا دینا دنیا تمہاری اس منہ کو ہی برداشت کر لے، بڑی بات ہے۔ یاسر کے طنز پر فراز نے بے ساختہ گڑبڑاتے کار کو دیکھا، جہاں جنہا لب کھولے فراز کو بلانے والی تھی کہ یاسر کو دیکھتے حیران اور کنفیوز سی دونوں بھائیوں کو دیکھنے لگی، جبکہ یاسر فراز کے طوطے اڑتے دیکھ اسے گھور کر رہ گیا۔ آپ یہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ یزان جو اپنی جیب لیے حویلی سے باہر نکلا تھا کہ اس روڈ پر کھڑی اپنی بہن کو دیکھتے اور پاس کھڑے یاسر اور فراز کو دیکھتے اپنی جیب روکے، ماتھے پر بل لیے، سنہری آنکھوں میں خفت لیے جنہا سے گویا ہوا۔ یزان کی آواز پر جنہا نہیں فراز اور یاسر نے بھی اسے دیکھا، جبکہ اشراق خاموشی سے ان سب کو کار کے اندر باری باری دیکھ رہی تھی۔ وہ میں یزان، جنہا بہانے بنانے کی تک وہ دو میں بس اتنا ہی بول پائی۔ تمہاری بہن سنسان سڑک پر اکیلی کھڑی تھی تو میں نے اسے لفٹ دے دی، فراز نے جنہا کو گھورتے یزان کو اور یاسر کو دیکھتے کہا۔ اس لڑکی کی وجہ سے آج یاسر اور یزان دونوں اسے گھیرے کھڑے تھے۔ آپ مجھے کال کر دیتی، میں کب سے آپ کو ہی کال کر رہا تھا، آپ نے میری کال بھی اٹینڈ نہیں کی، یزان نے جیپ سے اترتے جنہا تک پہنچتے کہا۔ میں کرنے والی تھی، مگر پھر فراز مل گیا اور موبائل سائلنٹ تھا، جنہا نے مدھم لہجے میں مسکرانے کی کوشش کرتے کہا۔ چلیں، یزان نے اپنی جیپ کی طرف اشارہ کرتے جنہا کا ہاتھ تھامے کہا۔ اپنی دوسری بہن کو بھی لے جاؤ سالے صاحب، یاسر نے یزان کو دیکھتے کہا۔ یزان اور جنہا نے ہم وقت یاسر کو دیکھا۔ اشراق اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ یزان کے ماتھے پر بل پڑے، اسے یاسر اچھا نہیں لگتا تھا۔ میری بہن کے پاس کیسے آئے آپ؟ یزان جنہا کا ہاتھ چھوڑتے 2 قدم آگے لیتے دھاڑا تھا۔ یاسر نے ناقابلیت سے یزان کو دیکھا۔ کیوں، تمہاری اجازت لینی تھی تمہاری بہن کے پاس آنے سے پہلے، اور حلق کم پھاڑو۔ یاسر برہم ہوا۔ یزان اس سے چھوٹا تھا اور یاسر شازم داؤد اس پر چیخنے والے کے منہ ہی سل دیا کرتا تھا، تو کیسے اپنے سالے کی دھاڑ برداشت کرتا؟ میری بہن سے دور رہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے؟ یزان پھر دھاڑا۔ رگے تن گئی۔ فراز اس کا دوست تھا اور زبان ایک سلجھا ہوا شخص، وہ اپنی بہنوں کو ان دونوں کے ساتھ دیکھ سکتا تھا، مگر یاسر کے ساتھ کبھی نہیں۔ یاسر نے اس کی بھائی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، جس کی سزا اشراق بھگت رہی تھی۔ اپنی بہن پر یاسر کا سایہ تک یزان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یزان کو اپنے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھ فراز نے سر جھٹکا۔ اس کا بھائی کون سا دودھ کا دھلا تھا، دشمن خاندان کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گھوم رہا تھا۔ مانا بیوی تھی، مگر بیوی بھی اپاہج، جسے کرنے والا بھی وہ خود تھا۔ میری بیوی ہے، سب کے سامنے اس کے پاس آ سکتا ہوں، کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں مجھے میری بیوی کے پاس آنے سے روک سکے، سمجھے تم؟ یاسر بھی اس مرتبہ بونٹ پر ہاتھ مارے دھاڑا تھا۔ وہ یاسر کو دھمکی دے رہا تھا، اس کی ہی ملکیت سے دور رہنے کی۔ فراز کبھی یزان کو تو کبھی اپنے بھائی کو دیکھتا، یہ سالہ بہنوں کی جنگ کب ختم ہوگی؟ مجھے فائٹنگ کے لیے جانا ہے، فراز نے بیزاریت سے سوچا۔ گولی مارتے وقت یاد نہیں آیا تھا بیوی ہے آپ کی؟ یزان نے طنز کیا۔ یاسر کے تن بدن میں آگ لگی۔ تو اپنی حد میں رہ سالے، یاسر نے مٹیاں ضبط سے بھینچتے کہا۔ بار بار ہمارے بے حس رشتے دہرانے کی ضرورت نہیں، یزان نے یاسر کو دیکھتے کہا۔ جب اشراق دروازہ مشکل سے جھکتے ہوئے آن لاک کرتی باہر آئی، پہلے دائیں پیر کو مشکل سے سڑک پر ٹکاتی، بائیں ساکت پیر کو گھسیٹتی گاڑی کے دروازے کے سہارے لڑکھڑاتی کھڑی ہوئی۔ یزان، اشراق کی آواز پر یزان، یاسر، فراز اور جنہا نے اسے دیکھا جو مشکل سے ہی کھڑی تھی، آواز میں نمی تھی۔ آپ ہی، یزان تڑپ کر اپنی بہن کے پاس پہنچنے لگا۔ جب یاسر نے گاڑی کی بیک کو کراس کرتے اشراق کی کمر میں
हाथ डाले इसे अपने सहारे पर खड़ा करते। दरवाज़ा धाड़ से बंद किया। इशराक ने धाड़ की आवाज़ और यासिर की मजबूत गिरफ्त में आंखें मींची। यासिर ने झुकते एक नज़र यजान के लाल हो रहे चेहरे को देखते इशराक की आंखों पर अपने होंठ का लम्स दिया। यजान ने जब से मुट्ठियां भींच ली। मुझे मुझे मेरे भाई के पास जाना है। इशराक ने यासिर के लम्स पर अपनी आंखें खोलते भीगी नम आंखों से सहमते हुए कहा। यासिर मुस्कुराया। क्यों नहीं डार्लिंग, यासिर ने कहा और याजान की तरफ देखने लगा। जब हद्दाद ने यासिर का गिरबान पीछे से पकड़ते इसे अपनी तरफ घुमाया, इशराक लड़खड़ाती कि यजान ने फौरन अपनी बहन को सीने से लगाते सहारा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? हद्दाद धारते हुए यासिर के मुंह पर पंच रसीद कर गया। जिन्हा ने बेसाख्ता अपनी चीख मुंह पर हाथ रखे दबाई, जबकि फराज साकित नजरों से यह मंजर देखता रहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? अपाहज करके दिल नहीं भरा तेरा? हद्दाद ने यासिर को फिर शानों से पकड़ते मुंह पर एक और पंच रसीद किया। इशराक हद्दाद के अल्फाज पर नम आंखों से सिसकी थी, तो फराज अब जब से चेहरे पर सुर्खी लिए अपने भाई को पिटता देख रहा था। वो हद्दाद की इज्जत करते अपने भाई के लिए स्टैंड नहीं ले सकता था, क्योंकि फराज में हद्दाद पर हाथ उठाने की जुर्रत ना थी, जिसे इसने कभी बड़े भाइयों जैसे चाहा था और आज भी चाहता था। तो यासिर भी संभल चुका था, मगर वो भी हद्दाद पर हाथ नहीं उठा रहा था। वो जब कि बस हद्दाद के वार सह रहा था। तो यजान अपनी बहन को संभालने सुर्ख आंखों से इन दोनों को देख रहा था। हद्दाद शाहिद काफिर के कहने पर आज ऑफिस से एक ही मीटिंग अटेंड करता निकला था। हवेली के पास खड़े इन सब को देखता ठटका था, मगर यासिर के हिसार में इशराक को देखते वो गुस्से से पागल होने के दर पर था। मैं तेरे हाथ काट दूंगा कमीने। हद्दाद आपे से बाहर होता जैसे दोबारा यासिर पर झपटने को बढ़ा था। सफ़ेद रंग में सुर्खी घुलते कानों की लौ तक सुर्ख हो चुकी थी कि मुस्तफ़ा ने हद्दाद का मुक्का बना हाथ अपनी चौड़ी हथेली को फैलाए रोकते झटका और एक जोरदार पंच हद्दाद के मुंह पर दे मारा। हद्दाद इस वार के लिए तैयार न था, लड़खड़ाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? मुस्तफ़ा ने कहते ही एक एक हद्दाद को बिना समझे का मौका दिए इसके पेट पर रसीद की। हिम्मत में इसकी खबर खो दूंगा। इसने इशराक को हाथ कैसे लगाया? हद्दाद खुद को संभालता मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ता धाड़ा था। मुस्तफ़ा भी गुस्से से हद्दाद की तरफ बढ़ा था। यासिर मुस्तफ़ा के पीछे सीधा खड़ा होता हद्दाद को जब से घूर रहा था। साकिब दाऊद बीच में आए। वो मुस्तफ़ा के साथ काफिर हवेली का रुख कर रहे थे कि हद्दाद और यासिर को देखते रुके थे, जबकि इनके पीछे गाड़ी में शाजिम और जाजिम साहब के साथ सुबान था, जो डायरेक्ट ऑफिस से काफिर हवेली पहुंच रहे थे। साकिब दाऊद के कहने पर बस करो तुम दोनों, सड़क पर तमाशा मत बनाओ, काफिर हवेली चलो, तुम हद्दाद, बात वहीं होगी। साकिब दाऊद गरजदार आवाज में गोया हुए। हमारी हवेली आप? हद्दाद ने नासमझी से साकिब दाऊद को देखते पूछा था। यजान, जिन्ना, फराज और इशराक भी हद्दाद के साथ ठटके थे। हाँ बरखुरदार, तुम्हारी हवेली, साकिब दाऊद ने सपाट लहजे में कहते मुस्तफ़ा का कसरती बाजू थामा, जो गुस्से से हद्दाद को घूर रहा था। आंखें नीचे रख साले, वरना आंखें निकाल लूंगा। हद्दाद मुस्तफ़ा को मुसलसल खुद को घूरता पाकर गुर्राया था। साकिब दाऊद बीच में खड़े थे, वरना वो मुस्तफ़ा पर हाथ उठाने में दिरेक न लगा था। जबकि सुबान जल सा खड़ा हद्दाद को गुस्से से पनपता देख रहा था। मेरी आंखें हैं, तेरी दांत नहीं, जिन्हें तू अपनी मर्जी से निकालेगा। मुस्तफ़ा नाक से मक्खी उड़ाता गोया हुआ। फराज और जुबान ने बमुश्किल सीरियस सिचुएशन में मुस्तफ़ा के जवाब पर अपनी हंसी कंट्रोल की। तेरी जान ले लूंगा मैं, खबीस इंसान। हद्दाद मुस्तफ़ा के जवाब पर सुर्ख पड़ता जब से धाड़ा था। साकिब दाऊद इन दोनों को देखते बेजार हुए थे। तेरी इतनी औकात नहीं कुत्ते, पहले औकात बना जाकर, फिर मुस्तफ़ा शामिर की जान लेने की बात करना। मुस्तफ़ा ने गाली पर दोनों कानों को हाथ लगाए हद्दाद को फिर आग लगाई थी। मेरी औकात का अंदाज़ा इससे लगा ले तू कि मुस्तफ़ा शामिर मेरा इस कुत्ते का साला है। हद्दाद ने भी एक आईब्रो रेज करते मुस्तफ़ा को सुलगाया था। मुस्तफ़ा ने जब से मुठ्ठियां भींची वो जवाब देता कि साकिब दाऊद ने इसे आंखों के इशारे से रोका। मुस्तफ़ा ने लब भींचे रुख फेरा। मेरी बीवी को अगर हाथ भी लगाया तुमने हद्दाद, बाखुदा मैं यही हर लिहाज भुलाए तुम्हें गाड़ दूंगा। हद्दाद इशराक के कपकपाते वजूद को यजान से खौफ में लिपटा देखकर दाऊद पर एक नज़र डालते इशराक की तरफ बढ़ा था। यासिर की दहाड़ पर इशराक की कपकहाट में मजीद इजाफा हुआ, जबकि हद्दाद भी इशराक से 2 कदम के फासले पर रुका था। वो जज्बात में ये भूल गया था कि इशराक इससे भी
شرعی پردہ کرتی ہے۔ اسے صرف اپنی بہن یاد تھی، مگر یاسر کی دہاڑ پر حداد نے سرخ ہوتی آنکھوں سے یاسر کو دیکھا تھا، جو دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھیجے صحیح سلامت کھڑا تھا۔ رگیں تنی ہوئی تھی، گردن، وینس ماتھے اور ہاتھوں پر واضح ہو رہی تھی، کالی آنکھوں میں سرخی چھائی تھی۔ حداد نے یزان کو دیکھتے اشراق اور جناح کو جیپ کے بجائے گاڑی میں لے جانے کا کہا۔ حداد یزان کی جیپ سنبھالے اپنی حویلی کا رخ کر گیا۔ جناح بھی خاموشی سے فراج کو ایک نظر دیکھتی یزان کے ساتھ پیسنجر سیٹ سنبھال گئی، جبکہ یزان اشراق کو پچھلی نشست پر اچھے سے بٹھا تھا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا۔ یاسر نے رخ پھیرتے اشراق کو دیکھا، جو یاسر کو ہی نفرت سے ایک نظر دیکھتی ونڈو مرر اوپن کر گئی تھی۔ جسم آپ بھی لرز رہا تھا۔ یاسر نے ایک آئیبرو ریز کیے، جیسے اپنی بیوی کی ہمت پر داد دی اسے، لیکن وہ آج اشراق سے ہونے والی ملاقات میں بار بار اشراق کی نفرت دکھانے پر اندر تک سلگ کر رہ گیا تھا۔ چلو یاسر، زبان نے یاسر کا شانہ تھپتھپاتے کہا۔ یہ نہیں جائے گا ہمارے ساتھ، مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے مزید۔ ثاقب داؤد نے زبان کی بات کو مسترد کیا تھا۔ دادا جان، ضرور جاؤں گا، اور آپ اگر کوئی تماشا نہیں چاہتے تو تماشا جب تک نہیں ہوگا جب تک میری بیوی کی رخصتی طے نہ کر دے۔ مجھے میری بیوی اپنی حویلی میں اپنے کمرے میں چاہیے۔ یاسر نے غصے پر تساتھ سرخ آنکھوں سے سرد مگر تعجب لہجے میں کہا تھا۔ ثاقب داؤد، شازم اور جازم صاحب کرنٹ کھا کر یاسر کو دیکھنے لگے، جبکہ زبان اور مصطفیٰ نے کمرے والی بات پر ثاقب داؤد کی فاق ہوتی رنگت دیکھتے اپنی ہنسی چھپائی، تو فراج بھی یاسر کی گاڑی کے بونٹ پر چڑھ بیٹھا تھا۔ ثاقب داؤد نے ہنکارا بھرتے یاسر کی بات کا جواب بنا لفظوں کے دیا۔ جواب مثبت تھا، جسے سمجھتے یاسر مسکرایا اور پرسکون ہوا۔ اشراق بی بی، اب میری دسرت میں نفرت دکھانا، پھر اس نفرت کا جواب یاسر شازم داؤد تمہیں اپنے عمل سے دے گا۔ یاسر خود سے مخاطب ہوا۔ مطلب یاسر بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور مصطفیٰ بھائی کا بھی نکاح؟ فراج نے بونٹ پر بیٹھتے سب کو اپنی طرف مبذول کیا، جبکہ ثاقب داؤد، جازم اور اس بات سے ہی خوش تھے کہ یاسر نے خود رخصتی کی بات کی، ورنہ انہیں یاسر سے احتجاج کی توقع تھی، کیونکہ وہ جتنا حسن پرست اور عیب سے پاک چیزوں کو پسند کرتا تھا، شاید ہی کوئی کرتا۔ فراج کی بات پر سب نے فراج کو دیکھا۔